हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी अध्याय 22। आज हम सेकंड पेज को पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक है जामरानी परियोजना हेतु निवेश की मंजूरी। जो जामरानी परियोजना है यह नैनीताल में काठगोदाम में बन रहा है और यह गोला नदी में है। गोला नदी जब आती है तो हमें इसके बारे में कुछ डाटा पता होना चाहिए कि गोला नदी जो है पहाड़ पानी से निकलती है नैनीताल में, और यह जो है दो डिस्ट्रिक्ट से जाती है। एक है आपका नैनीताल, फिर उसके बाद है उधम सिंह नगर, और 102 किलोमीटर का इसका रन है उत्तराखंड में। उसके बाद ये जो है राज्य से बाहर चली जाती है किच्छा से। तो ये है गोला नदी और इसके अपस्ट्रीम में बन रही है जामरानी परियोजना। और यह जो बांध बनेगा ये 150.6 मीटर ऊंचा होगा और 480 मीटर चौड़ा होगा। तो इसकी लेंथ और विड्थ हमें पता चल गई है कि इसकी लेंथ मतलब हाइट इसकी है 150.6 मीटर और इसकी चौड़ाई विड्थ है 480 मीटर। और जो यह बिजली उत्पादन करेगा ये करेगा 14 मेगावाट का। तो 14 मेगावाट क्या है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन होता है इनटू लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनी, माइक्रो एंड पीको। इसके अंतर्गत जो हमारी 14 मेगावाट की परियोजना है जामरानी की, यह फॉल करती है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो इसको हम एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट। तो पहला है लार्ज। लार्ज का मतलब है जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से ज़्यादा है, वह है लार्ज। फिर मीडियम है जिसकी उत्पादन क्षमता 15 से लेके 100 के बीच है, 15 से लेके 100 के बीच। लार्ज है 100 से ज़्यादा, मीडियम है 15 से लेके 100 के बीच, स्मॉल है 1 से लेके 15, अभी हम मेगावाट में ही चल रहे हैं, ये स्मॉल हो गया, 1 से लेके 15 मेगावाट। ठीक है, अब 1 से नीचे जो होगा वो किलोवाट में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप इतना समझ जाइए कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसके क्लासिफिकेशन मेगावाट में 3 होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। लार्ज का मतलब होता है 100 मेगावाट से ज़्यादा की एनर्जी जो प्लांट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, वो हो गया लार्ज। मीडियम होता है 15 से लेकर 100 के बीच जो एनर्जी आउटपुट दे रहा है, वो आ गया आपका मीडियम में। और स्मॉल होता है 1 से लेकर 15 मेगावाट तक जो एनर्जी आउटपुट दे रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मिनी, माइक्रो एंड पिको, 3 और हैं। तो इसमें जो है हम किलोवाट में आ जाते हैं। मिनी, माइक्रो एंड पिको ये किलोवाट की बात कर रहा है, और इससे पहले था लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वो मेगावाट की बात कर रहा था। तो लेट्स टॉक अबाउट मिनी। मिनी जो होता है ये 100 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कितना? 100 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक। देखो याद करना बहुत सिंपल है। लार्ज में भी 100 थी वैल्यू, बस मेगावाट था, और यहाँ मिनी मतलब लार्ज हो गया एक तरह से किलोवाट का। तो मिनी में भी वैल्यू क्या है? 100 मेगावाट, और वहाँ से लेके कितना है? 100 मेगावाट नहीं, सॉरी 100 किलोवाट। 100 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट है, ये हो गया मिनी। मिनी के बाद है माइक्रो। माइक्रो होता है 5 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक। 5 से 100, उधर 15 था, इधर 5 हो गया, 5 से 100 किलोवाट। और लास्ट है पीको। पीको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, तो अप टू 5 किलोवाट, अप टू 5 किलोवाट होती है पीको। तो एक बार आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो ये जो है 6 में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 वैल्यूज़ जो है मेगावाट में है और 3 वैल्यूज़ किलोवाट में है। अगर हम मेगावाट की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। लार्ज हो गया जिसकी पावर उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से ज़्यादा है। मीडियम हो गया जिसकी पावर उत्पादन क्षमता आपकी 15 मेगावाट से लेके 100 मेगावाट के बीच है। और स्मॉल हो गया जिसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट से लेके 15 मेगावाट के बीच है। फिर इसके बाद जो है वो किलोवाट वाले 3 आ गए, जिसका नाम है मिनी, माइक्रो एंड पीको। मिनी का मतलब होता है 100 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक। माइक्रो का मतलब होता है 5 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक। एंड लास्ट है आपका पीको, मतलब 5 किलोवाट से कम की वैल्यू। तो हमारी जो जामरानी है ये किस में आता है? स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, मतलब मेगावाट में ये प्रोड्यूस कर रहा है। और कितना कर रहा है ये? 14 मेगावाट। तो इसके आगे यह है
कि ये जामरानी परियोजना जो है 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उसमें प्रस्तावित हुआ है कि 2584.10 करोड़ रुपए की लागत वाला जामरानी मल्टीपर्पज बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90-10 के अनुपात में निवेश को मंजूरी मिल गई है। तो कौन सी योजना के तहत जो है पैसा का आवंटन होगा, तो वो है कृषि सिंचाई योजना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत जो है पैसे का आवंटन होगा 90:10 के रेशियो में, मतलब 90% सरकार इसका भार लेगी और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट इसका भार लेगी। और इसके ऊपर डिस्कशन किस दिन हुआ? 18 अक्टूबर 2022 को। अब ये जो परियोजना है ये अभी की परियोजना नहीं है, ये 47 वर्ष पुरानी परियोजना है और पहली बार केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी 1975 में दी थी। 1975 में इसको योजना को मंजूरी दी गई थी। 1975 एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि FCI का फॉर्मेशन भी 1975 में हुआ था। अगला टॉपिक है डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन। जब हम डॉक्टर संपूर्णानंद की बात कर रहे हैं तो इनका पता होना चाहिए ये कौन है। ये यूपी के सेकंड CM रह चुके हैं 1954 में और 1960 तक ये CM थे। फिर 1960 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और 1962 में ये राजस्थान के राज्यपाल भी बने। डॉक्टर संपूर्णानंद जी फेमस हैं एक अध्यापक के रूप में, लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और नेता के रूप में। जब ये CM बने थे उस टाइम पे इन्होंने जो है देश में कई वेधशालाओं का निर्माण में योगदान दिया था और साथ ही साथ इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी और बुजुर्गों के पेंशन के लिए भी कई कार्य करे। इसलिए जो है इनके नाम पर डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन स्थापित की गई आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में। इसका इंग्लिश में है नाम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। और यह जो इंस्टीट्यूट है यह पहले जो था UPSO के नाम से फेमस था वाराणसी में और इसको कहते थे उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी। बाद में 1955 में इसको शिफ्ट करके जो है मनोरा पीक नैनीताल में स्थापित किया गया और यह जो है आज के नैनीताल से 9 किलोमीटर दूर सिचुएटेड एरिया है। यह इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस हुआ 22 मार्च 2004 में। तो 2004 से जो है इसकी सारा वर्क जो है ये खुद ही इसे संचालित करने लगा, उससे पहले नहीं था ये। और इसको जो फंड मिलता है ये DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलता है, फंडेड है ये। यहाँ पे जो कार्य हैं 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं एरीज में, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड और एटमॉस्फेरिक साइंसेज से रिलेटेड। यह 3 काम जो हैं एरीज में किए जाते हैं। तो देयरफॉर जो डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन है ये एरीज में स्थापित है और जो ये दूरबीन है ये 104 सेंटीमीटर की है और ऑप्टिकल दूरबीन है एक तरह की और इसकी स्थापना को 50 वर्ष हो गए। इसलिए 17 अक्टूबर को 2022 को यहाँ पे 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अब अगला है उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। राज्य शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्र 2020 में ये स्टार्ट किया गया था और के कस्तूरीरंगन जी जो है इसके चेयरपर्सन थे। और इसका जो है आपका ये है कि उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बना है जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट आंगनवाड़ी लेवल पे या प्री प्राइमरी लेवल पे जो है लागू किया गया। और ये कब लागू किया था? 22 जुलाई 2022 को। किस तरह लागू किया था? बाल वाटिका के माध्यम से। बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका का मतलब हो गया प्री नर्सरी के फॉर्म में। मतलब अभी तक क्या होता था कि आपका जब भी जो है हिंदी मीडियम में मतलब उत्तराखंड बोर्ड में किसी बच्चे का सिलेक्शन होता था तो वो 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में आ जाता था और उससे पहले कि उसे कोई इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती थी जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। वहाँ पे प्री नर्सरी होता है, नर्सरी होता है और फिर उसके बाद LKG होता है, UKG होता है, फिर जाके बच्चा जो है फर्स्ट में आता है। पर ऐसी सुविधा जो है या ऐसा कॉन्सेप्ट जो है आपका उत्तराखंड बोर्ड में नहीं था।
तो सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए आंगनवाड़ियों को की हेल्प से जो है बाल वाटिका करके एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें 1 साल तक जो है बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ताकि वो कक्षा 1 के लिए मेंटली जो है प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि यह एक टाइम होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक का, जब बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो इसलिए उस टाइम के लिए जो है बाल वाटिका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्राइमरी क्लास से पहले बच्चे को 1 साल तक प्रारंभिक मस्तिष्क तथा बाल विकास हेतु नींव रखने का कार्य किया जाता है। अब ये तो इसमें क्या हो गया, उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी लेवल पे लागू करने के लिए 2022 में जुलाई में। साथ ही साथ जो है अब उत्तराखंड ने जो है 16 अक्टूबर 2022 से केंद्र शिक्षा मंत्री की हेल्प से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। अब केंद्र शिक्षा मंत्री कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इन्होंने जो है ये यहाँ पे लागू कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि मेडिकल की पढ़ाई जैसे हिंदी भाषा में होगी और हिंदी को ही पाठ्यक्रम में डाला जाएगा और क्षेत्रीय भाषा पे भी फोकस किया जाएगा। यह है इसका एम। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। 16 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून सहित राज्य के 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। 75 जिलों में क्या स्टार्ट किया है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट की, और ये 16 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया गया। यह एक विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम सेवाएं देंगी और एक मजबूत सुरक्षा भी प्रदान करेंगी। तो इसका क्या मतलब है, न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये एक बैंक की तरह नहीं होगी। आप ऐसे समझ लो, ये एक एटीएम जाते हैं आप, तो एटीएम मशीन होती है, उसी की टाइप की एक छोटी सी मशीन होगी जो एक इंडिविजुअली कहीं पे रखी होगी और वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं डिजिटल बैंकिंग की प्रोवाइड होंगी। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है, इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो पहला है कि ये इंक्रीज़ करेगा डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के बीच में, क्योंकि ये रखी रहेगी। दूसरा है कि ये एक पेपरलेस व्यवस्था होगी, कागज़ों का यूज़ रिड्यूस हो जाएगा। देश में डिजिटल को बढ़ावा जो है ग्रास रूट लेवल तक जाएगा, क्योंकि गरीब सब उसको अप्लाई कर सकते हैं। चौथा ये है कि यहाँ पे हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग हो जाएगी। किस तरह से, KYC के थ्रू या फिर वीडियो KYC के थ्रू। और फाइनली जो है यहाँ पे 24/7 टाइम जो है आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। दिमाग में एक इमेज बना लो कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है एक ATM मशीन की तरह ही होगी। अब इसके लिए जो है RBI ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में, जो पता होना चाहिए। वो यह है कि ये जो DBUs हैं ये एप्लीकेबल सारे के सारे डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए हैं, मतलब इंडिया के। और बैंक उन्होंने कहा है कि बैंक विद डिजिटल एक्सपीरियंस, मतलब जो डिजिटल क्षेत्र में कार्य कर रही हैं बैंक्स, जो मतलब ऑनलाइन सुविधाएं दे रही हैं, वो जो है ये डिजिटल बैंकिंग को जो है इस्टेब्लिश कर सकती हैं टायर 1 से लेकर टायर 6 तक की सिटीज़ में, सेंटर्स में, विदाउट RBI नोड। मतलब RBI के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपना आप खोल सकते हो टायर 1 से टायर 6 के बीच। दूसरा है कि DBO को जो है एक बैंकिंग सेंटर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, कि बैंकिंग शाखा की तरह ट्रीट किया जाएगा। और क्या है कि डिजिटल बैंकिंग जो होंगे यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होंगे, मिनिमम होंगे, और सर्विसेज होंगी मैक्सिमम। पर्पस ऑफ DBU है ऑफर सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, LEADS लीड्स। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे रिपोर्ट में लॉजिस्टिक ईज के मामले में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया। राज्य को यह श्रेणी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधा, सड़क, रेल, वेयरहाउस, कंटेनमेंट डिपो आदि के विस्तार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला। उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड राज्य की नई लॉजिस्टिक नीति बनी है 2022 में। तो ये हमें जो है मेंस के लिए इसको याद रखना होगा, लॉजिस्टिक नीति क्या है। 2022 में बनी है उत्तराखंड की नई लॉजिस्टिक नीति।
उत्तराखंड न्यू लॉजिस्टिक नीति बनी है फॉर 2022। अब इसके बाद आपको बताना ये ज़रूरी है कि लीड्स है क्या। लीड्स जो है एक इंडिजीनियस डाटा ड्रिवन इंडेक्स है टू असेस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस ऑल द 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसकी जो पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ये 2018 में की गई थी और अभी वाली रिपोर्ट 2022 की है। स्टेट को जो है 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है स्टडी करने के लिए। पहला है कोस्टल स्टेट, दूसरे हैं लैंडलॉक या हिंटरलैंड स्टेट्स, तीसरे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड चौथा है यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स की परफॉर्मेंस को डिवाइड किया गया है 3 फॉर्मेट्स में। पहला है अचीवर्स, दूसरा है फास्ट मूवर्स एंड तीसरा है एस्पायर्स। जो अचीवर्स हैं उन्हें जो मार्क्स मिले हैं 90% से अधिक मिले हैं। फास्ट मूवर्स को मार्क्स 80 to 90% के बीच में मिले हैं और एस्पायर्स को मार्क्स जो है 80% से कम मिले हैं। जो हमारा उत्तराखंड है ये अचीवर्स में आया है, इसका मतलब इसे जो है मार्क्स 90% से अधिक मिले हैं। और अचीवर्स में सबसे आगे मतलब टॉप में नंबर 1 में है महाराष्ट्र। अब जो ये लीड सर्वे है ये हेल्प करता है असिस्टिंग पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। लीड्स के माध्यम से जो बेनिफिट हैं वो हैं, पहला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग, दूसरा सर्विसेज की मैपिंग और तीसरा स्टेट को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द गैप्स विद इन द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला है राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिसिंग की ओर कदम। 12 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में राजस्व पुलिस वाले उन क्षेत्रों में जहां पर्यटन गतिविधि बढ़ रही हैं वहां राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिसिंग के लिए 6 पुलिस स्टेशंस और 20 पुलिस चौकियां बनाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 7,500 गाँव में अभी भी राजस्व पुलिसिंग व्यवस्था चालू है। जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये ब्रिटिशर काल की है और इसमें डेट्स में मतभेद है। कई जगह पे बोलते हैं 1861 में यह स्टार्ट किया गया और कई जगह बोलते हैं 1874 में से स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों ही डेट्स आप नोट करके लिखिए और एग्ज़ाम में कोई एक ही डेट आएगी, या तो 1861 या 1874। ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द एग्ज़ाम में 1874 आया है। तो जो राजस्व पुलिसिंग है ये आपके रैमजे के टाइम पे स्टार्ट की गई थी, उस समय कमिश्नर रैमजे थे। अब राजस्व पुलिस होती क्या है? यह एक तरह के जो है रेवेन्यू अधिकारी ही होते हैं, जैसे कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो या नायब तहसीलदार, और जो रेवेन्यू का कार्य भी करते हैं और पुलिसिंग का कार्य भी करते हैं। 2018 में जो है हाई कोर्ट ने बोला था इसे समाप्त करने के आदेश दिए थे, परंतु ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पर अब इसकी कदम मतलब इस और कदम बढ़ाए गए हैं और धामी सरकार ने अभी जो 12 अक्टूबर को बैठक हुई थी उसमें कुछ एरियाज़ में राजस्व पुलिसिंग को बंद करने की बात की है। आगे है राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। तो यह जो है 12 अक्टूबर को ही पुष्कर धामी के द्वारा देहरादून के डांडा लखोड़, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया देहरादून में क्या है, डांडा लखोड़, वहाँ पे जो है खाद्य संरक्षण मतलब फूड सेफ्टी और औषधि प्रशासन विभाग मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नवनिर्मित भवन मतलब नया एक भवन बनाया है, वह राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का जो है लोकार्पण किया गया। तो यहाँ पे क्या है, राज्य मतलब स्टेट ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया है। तो ये कौन सा एरिया है, डांडा लखोड़, देहरादून में डांडा लखोड़। अब इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 300 औषधि निर्माता कंपनी कार्य कर रहे हैं। तो उसी के लिए जो है राज्य का औषधि परीक्षण प्रयोगशाला गठित किया गया डांडा लखोड़ में देहरादून में 2022 में अक्टूबर। अगला है सविता कंसवाल सहित 29 पर्वतारोहियों का निधन हो गया है। सविता कंसवाल 25 ईयर्स ओल्ड माउंटेनियर हैं जिन्होंने 2023 मई में झंडा फहराया था माउंट एवरेस्ट और माउंट मकाऊ में इन अ स्पेन ऑफ 16 डेज़। इसलिए यह पहली भारतीय महिला ऐसी हैं जो हुई हैं, परंतु दुर्भाग्यवश इनका निधन हो गया है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट है 8848.86 मीटर और ये चाइना नेपाल के बॉर्डर पे है। और माउंट मकालू की बात करें तो ये वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट पीक है जो कि चाइना नेपाल के ही बॉर्डर पे सिचुएटेड है और इसकी हाइट है 8481 मीटर। और इसके बाद है कि जो सविता कंसवाल जी हैं उत्तरकाशी जिले के डोकराणी ग्लेशियर के निकट स्थित द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 44 प्रशिक्षु व
8 प्रशिक्षकों के दल ने 4 अक्टूबर 2022 की सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से सविता कंसवाल सहित 29 प्रशिक्षकों का निधन हो गया है। तो ये जो निधन हुआ है ये एरिया कहाँ है? डोकराणी ग्लेशियर, उत्तरकाशी में। तो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि उत्तरकाशी में है डोकराणी ग्लेशियर, और डोकराणी ग्लेशियर में जो है इनकी डेथ हुई है, ऑल्दो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स में चढ़ चुकी हैं। और उत्तरकाशी ज़िले के लोथरू गांव की रहने वाली 28 वर्षीय, ये रहने वाली भी उत्तरकाशी की थी और लोथरू गांव में थी ये 28 वर्षीय सविता कंसवाल ने इस वर्ष 12 मई को माउंट एवरेस्ट व 28 मई को माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। 24 मई 2021 को विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर भी तिरंगा फहरा चुकी हैं सविता। भारत की यह दूसरी महिला हैं जो माउंट लहोत्से में तिरंगा फैलाई हैं। इससे पूर्व सविता ने चंद्रभागा, लाबचू, तुलियान, द्रौपदी का डांडा, कोला हाइट, हनुमान डिब्बा, त्रिशूल आदि चोटियों का भी सफल आरोहण किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय दर्शन हेली सेवा। 2 अक्टूबर 2022 को राज्य के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज, तो सत्यपाल महाराज हैं राज्य के पर्यटन मंत्री। इन्होंने जो है जॉर्ज एवरेस्ट है आपका मसूरी में, तो यहाँ से जो है हिमालय दर्शन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला है देश के दूसरे CDS भी उत्तराखंड के होंगे। सेना के पूर्व कमान के प्रमुख के पद से 31 मई 2021 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने 30 सितंबर 2020 को देश के दूसरे CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अनिल चौहान जी बने हैं दूसरे देश के CDS। प्रथम CDS कौन थे? जनरल विपिन सिंह रावत, और ये दूसरे हैं अनिल चौहान। ये भी पौड़ी के हैं और इनके गांव का नाम है गवाणा गांव, और ये 1981 में भारतीय सैन्य अकेडमी के पास आउट होकर 11 गोरखा राइफल में कमीशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। ये युद्ध कला के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इन्होंने परमाणु हमले और परिणाम पर आधारित पुस्तकें भी लिखी हैं। बेहतर सेवा के लिए इन्हें कई मेडल भी मिल चुके हैं। तो जो जनरल अनिल चौहान जी हैं ये अब हमारे देश के दूसरे CDS बन गए हैं। तो CDS क्या है? CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसे हम मान सकते हैं कि लीडर हैं ये ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। ये हाईएस्ट रैंक मिलिट्री रैंक है जो किसी को मिलती है, और इसका गठन 1 जनवरी 2020 को किया गया था। CDS होने के साथ साथ ये हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और इनका टेन्योर जो CDS बनता है उनका टेन्योर 3 ईयर्स का होता है, या फिर जब तक वे 65 ईयर्स के नहीं हो जाते।